स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SPM लाइव क्लासेस में। आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक नए राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चोल वंश। चोल वंश, इनका जो साम्राज्य था वो था उत्तरवर्ती चोल साम्राज्य। उत्तरवर्ती चोल साम्राज्य था जो अशोक के समय दक्षिणापथ था। वो 3 राज्यों में बटा हुआ था। उस समय दक्षिणापथ 3 राज्यों में बटा हुआ था। उनमें से एक था उत्तरवर्ती चोल साम्राज्य। 2 और अन्य कौन कौन से थे, जिनमें एक तो था पांड्य, एक चेर को केरल भी कहा जाता है, जो केरल का एक क्षेत्र है। तमिलनाडु का क्षेत्र चोल वंश के अंतर्गत आता था और आंध्रा का जो क्षेत्र है वो पांड्य वंश के अंतर्गत आता था। चलिए हमें चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा विस्तृत पढ़ लेते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों में चोल साम्राज्य के बारे में हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक के अभिलेखों में हमें जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि उस समय जो चोल साम्राज्य था, या फिर दक्षिण भारत के जो हम दक्षिणापथ के जो 3 राज्यों के बारे में देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनमें वो जो राज्य थे वो स्वतंत्र राज्य थे। उस समय चोल साम्राज्य की या फिर चोल वंश की या उस क्षेत्र की जो भाषा थी, भाषा क्या थी? भाषा थी तमिल भाषी राज्य था ये। और यहाँ के जो साहित्य थे वो साहित्य भी तमिल भाषा में ही लिखे गए थे। साहित्यिक भाषा भी क्या थी? तमिल थी। जिनमें से एक प्रसिद्ध रचना के बारे में जिक्र आता है। जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? वो है तिरुवल्लुवर द्वारा रचित रचना कौन सी है? रचना है कुरल। उसके बाद में अगले राजा का नाम मिलता है हमें करिकाल का जो शासनकाल है वो लगभग 100 ईस्वी बताया गया है। 100 ईस्वी में ये राजा बने थे उस समय, और इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था पुगार या पुहार नगर की स्थापना की थी। किसने? करिकाल ने, लगभग 100 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी भी बदली थी। राजधानी बदली थी। राजधानी क्या बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कावेरीपत्तनम को। पहले कौन सी थी? उरगपुर की जगह कौन सी राजधानी बनाई थी? कावेरीपत्तनम को अपनी राजधानी बनाया था। पहले थे उरगपुर, तो इसको हटा दिया, कावेरीपत्तनम को अपनी राजधानी बना लिया। किसने? करिकाल, जो एक चोल शासक था। उसके बाद में अगले शासक के बारे में पता लगता है। एक शासक का नाम है विजयालय का ज़्यादा जिक्र है नहीं। विजयालय के पुत्र आदित्य, जिनका शासनकाल है वो 880 ईस्वी से 907 ईस्वी तक माना गया है। 907
ईस्वी बताया गया है ने पल्लव शासक अपराजित को हराया था। क्या नाम था? अपराजित। पल्लव शासक अपराजित को हराया। किसने हराया था? विजयले के पुत्र आदित्य ने, जिसका शासनकाल 880 से 907 ईस्वी तक है, ने पल्लव शासक अपराजित को हराया था। यानी पल्लवों पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था वो था आदित्य। उसके बाद में अगला जो शासक है वो है परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट ने पल्लवों की सत्ता को एकदम से समाप्त कर दिया था। पल्लवों की सत्ता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसने पांड्यों की राजधानी, परांतक ने पांड्यों की राजधानी राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी मदुरा, जिसे मदुरई कहा जाता है वर्तमान में। मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। तो पहले तो पल्लवों की सत्ता को पूर्ण रूप से समाप्त किया था परांतक फर्स्ट ने, जो एक चोल शासक था। बाद में पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। चोल साम्राज्य जो दक्षिणापथ के जो राज्य थे उनमें से एक राज्य था। इनकी भाषा थी वो तमिल थे। साहित्य भी तमिल भाषा में लिखा गया था। प्रसिद्ध रचना का नाम आता है कुरल, किसके द्वारा रचित है? तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित है। उसके बाद में करिकाल, जिसने पुगार या पुहार नामक नगर की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी भी बदली, राजधानी उरगपुर की जगह कावेरीपत्तनम। उसके बाद में अगला जो शासक जिसका नाम हमें मिलता है वो है विजयले का पुत्र आदित्य, जिसका शासनकाल 880 से 907 ईस्वी तक है, जिसने पल्लव शासक अपराजित को हराया था। उसके बाद में परांतक प्रथम ये शासक बनता है जिसने पल्लवों की सत्ता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था और इसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। अगला जो शासक है वो है राजराज प्रथम। यह अगला चोल शासक है जिसका शासनकाल 985 से 1013 ईस्वी है। 985 से 1013 ईस्वी। राजराज प्रथम, इसने मद्रास, मैसूर और कुर्ग के क्षेत्र को जीता। मद्रास, मैसूर, कुर्ग और इनके आसपास के क्षेत्रों को जीता था। तो ये भी एक शक्तिशाली शासक था। इसने सिंहल द्वीप, इनमें एक सिंहल द्वीप का भी नाम आता है। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के क्षेत्र को भी जीता था। सिंहल द्वीप श्रीलंका को भी जीता था। तो मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप के क्षेत्रों को जीता राजराज प्रथम ने और पूरे दक्षिण भारत पर एक छत्र शासन किया था। दक्षिणी भारत पर एक छत्र शासन किया। किसने? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप को जीतकर दक्षिण भारत का एक छत्र शासक बन गया था। तो एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक है। इसने अपनी राजधानी है वो तंजौर। राजधानी कौन सी थी? तंजौर। तंजावुर भी कहा जाता है इसको वर्तमान में। तंजौर ये थी इसकी राजधानी। और तंजौर में इसने एक मंदिर बनवाया था जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। राजराजेश्वर, इसी को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर ये भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बनाया था तंजौर में। किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। इसी के नाम पर है राजराजेश्वर मंदिर। उसके बाद में अगला जो शासक है वो है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र फर्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट शासक है। इसके पास नौसेना थी। पहले इसके शासनकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। 1016 से
1544 इसका शासनकाल है। इसके पास क्या थी? नौसेना थी। तो नौसेना थी इसका मतलब है इसने समुद्री क्षेत्रों को जीता था, जिनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा और आसपास के जो द्वीप समूह थे, जो द्वीप थे, उनको जीता था। तो नौसेना की बदौलत इसने द्वीपों को जीता था। उसके अलावा हमने पाल वंश के अंदर पढ़ा था, पाल वंश का जो शासक था महिपाल को भी राजेंद्र प्रथम ने हराया था, यानी बंगाल बिहार के क्षेत्र को भी जीत लिया था वहाँ के शासक के महिपाल को हराकर। तो महिपाल को हराया था, महिपाल है वो बंगाल बिहार के क्षेत्र में शासन करता था। उसके बाद में इन क्षेत्रों को जीतकर, मद्रास इन द्वीपों को जीतकर और बंगाल बिहार के क्षेत्रों को जीतकर इसने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि थी इसकी गंगईकोंड, ये इसकी उपाधि थी। किसकी? राजेंद्र प्रथम की। उसके बाद में अगला शासक आता है राजाधिराज। राजाधिराज का जो शासनकाल है वो है 1044 से 54 तक। इसको कोप्पम के युद्ध में, कौन सा युद्ध था? कोप्पम का युद्ध। कोप्पम के युद्ध में चालुक्य राजा सोमेश्वर ने हरा दिया था, मार दिया था। सोमेश्वर था, वो था चालुक्य राजा, चालुक्य वंश का था। तो सोमेश्वर ने कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज को मार दिया था। उसके बाद में अगला जो शासक है वो है राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र सेकंड। इसका जो शासनकाल है वो 1054 से 1069 ईस्वी तक है। इसने चालुक्यों को हराया। उसके बाद में अगला शासक है वो है कुलोत्तुंग फर्स्ट। इसका जो शासनकाल है वो है 1070 से 1122 तक, 1070 से 1122। राजेंद्र सेकंड का 1069 में समाप्त हो जाता है शासनकाल, और कुलोत्तुंग है वो 1070 में बनता है, यानी बीच में थोड़ा गैप रह जाता है। और ये जो 69-70 के बीच का जो गैप है, इस समय उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। राजा बनने के लिए गृह युद्ध छिड़ गया था, उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जिनमें से कुलोत्तुंग प्रथम है वो राजा बना था। ये इतने राजा हुए हैं चोल साम्राज्य के अंतर्गत, महत्वपूर्ण शासक हैं। राजराज प्रथम मद्रास, मैसूर, सिंहल द्वीप के क्षेत्रों को जीता, दक्षिण भारत पर एक क्षेत्र शासन किया। तंजौर इसकी राजधानी थी, जहां पर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम जिसके पास नौसेना थी और आसपास के द्वीपों को जीता था इसने। महिपाल को हराने वाला भी राजेंद्र प्रथम था। महिपाल के जो क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उन क्षेत्रों को भी जीता और उपाधि धारण की गंगईकोंड की। उसके बाद में राजाधिराज अगला शासक आता है, जो कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर के द्वारा मारा जाता है। उसके बाद में राजेंद्र द्वितीय है, जिसने चालुक्यों को हराकर बदला लिया था राजाधिराज की मौत का। उसके बाद में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें से विजयी होकर कुलोत्तुंग है वो राजा बनता है। यह था चोल साम्राज्य या चोल वंश। इसके बाद में आता है चोल प्रशासन। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी चोल राज्य के अंतर्गत? सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राचीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज के बारे में हमें जिक्र मिलता है तो वो मिलता है चोल साम्राज्य से, चोल प्रशासन यानी चोल साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रशासन था वो गांवों तक था, वो गांवों तक विभाजित था।
तो गाँवों को भी अधिकार मिलता था उस समय। उसके बाद में हम बात करें, जो चोल प्रशासन था, जो चोल साम्राज्य था, वो बंटा हुआ था मंडलों में, जिन्हें मंडलम कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। उसके बाद में जो मंडल थे, जो मंडल थे उनको कोट्टम में विभाजित किया गया, कोट्टम में विभाजित किया गया। यानी मंडलम के उपविभाग कौन से थे? कोट्टम थे। कोट्टम के उपविभाग, कोट्टम के जो उपविभाग थे वो थे 3 थे, नाडु, कुर्रम और ग्राम। नाडु, कुर्रम, ग्राम, इनमें बंटा हुआ था। तो जो चोल साम्राज्य था वो मंडलम में विभाजित था, मंडलम है वो कोट्टम में विभाजित थे, और कोट्टम है वो नाडु, कुर्रम, ग्राम। ये सबसे छोटी इकाई नाडु। वहाँ के जो क्षेत्र हैं, जैसे तमिलनाडु में भी नाडु लगता है अंत में, तो वो जो क्षेत्र था वो चोल प्रशासन के अंतर्गत आता था। यहाँ पर ये सभी स्वायत्त रूप से शासन करते थे, यानी मंडलम में, कोट्टम में, कुर्रम, ग्राम में ये सब स्वायत्त रूप से शासन करते थे। इनके पास अधिकार थे, स्वतंत्र रूप से अधिकार थे, ये अपने साम्राज्य को स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते थे अपने राज्य का। लेकिन इसके बदले में ये 1/6 भाग वो कर के रूप में देते थे, कर देते थे। इनके ऊपर अंतिम रूप से नियंत्रण किसका था? राजा का था, राजा का नियंत्रण होता था, राजा का नियंत्रण होता था। लेकिन राजा के ऊपर किसी भी सभा का नियंत्रण नहीं होता था। यानी राजा था वो कैसा था? वो था निरंकुश। राजा के ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, किसी का नियंत्रण नहीं था। अब जो कर दिया जाता था 1/6 भाग, वो किसके रूप में दिया जाता था? वो दिया जाता था अनाज और स्वर्ण मुद्रा, अनाज और स्वर्ण मुद्रा के रूप में दिया जाता था जो कर दिया जाता था वो। यानी अनाज जितना होता था उसका 1/6 भाग कर के रूप में, स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी दिया जा सकता था। उस समय सोने के सिक्के भी प्रचलित थे। चोल प्रशासन के समय सोने के सिक्के जो प्रचलित थे, उनमें सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कासू, जिसका वजन कितना था? 16 औंस। कासू का वजन कितना था? 16 औंस। कासू किसे कहा जाता था? सोने के सिक्के को। ये इतना था चोल प्रशासन, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, थोड़ा बस समझने की ज़रूरत है। चोल प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था या के बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चोल प्रशासन है वो मंडलों में विभाजित था, मंडल है वो कोट्टम में विभाजित थे, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और ग्राम में विभाजित थे। यानी ये सभी, ये जितने भी इकाइयाँ हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, वो स्वायत्त रूप से अपना शासन करते थे। इनके ऊपर सिर्फ राजा का नियंत्रण होता था, और उस स्वतंत्र शासन के बदले में ये राजा को या फिर राज्य को कर देते थे 1/6। कर किसके रूप में देते थे? अनाज या फिर स्वर्ण मुद्रा के रूप में। सोने के सिक्के उसमें जो प्रचलित थे चोल प्रशासन में, उसको कासू कहा जाता था, और कासू जो था वो उसका वजन था 16 औंस। राजा के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, राजा था वो निरंकुश होता था, बिना किसी सभा के नियंत्रित किए गए। तो ये चोल प्रशासन, चोल साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे जो चोल कला है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।